क्लास के स्टूडेंट हो? और यहाँ कितने दिनों से क्लास कर रहे हो आप लोग? फर्स्ट सेमेस्टर से क्लास कर रहे हो, ठीक है। ये बताइए कि यहाँ आप लोग क्लास कर रहे हो, चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं? और टीचर्स जो भी पढ़ा रहे हैं उसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन? टीचर बहुत सपोर्टिव है सर। कर देते हैं, चलो अच्छी बात है। अच्छा, और कुछ बोलना चाहते हो कोचिंग के बारे में? नहीं, अब इतना भी बटरिंग नहीं करना है ठीक है। जो हाँ, अच्छा, एग्जाम में टॉप करना चाहते हो तो आइकन कॉमर्स क्लासेस ज्वाइन करिए। चलो ठीक है, थैंक यू। इनसे मिलिए खास रिपोर्ट में आज हमारे साथ मौजूद हैं गढ़वाल रोड में स्थित आइकन कॉमर्स क्लास के हिमांशु सर। सर आपको चैनल पे बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर इस समय बात करेंगे, आप बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों पे बने हुए हैं। देखा जा रहा है कि आपका एक सोशल मीडिया पे बच्चों के साथ पढ़ाने का कुछ अलग ही अंदाज दिख रहा है। आखिर इससे समाज में क्या संदेश देना चाहते हैं और अन्य अध्यापकों तक क्या संदेश देना चाहते हैं सर? देखिए क्या है ना कि एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप अपने बच्चे के साथ किस तरह से कनेक्टेड हैं। जितना ज़्यादा बच्चों के साथ कनेक्टेड रहेंगे उतने ज़्यादा बच्चे इंटरेस्टेड रहेंगे और वो आपके क्लास में आकर के क्लास अटेंड करेंगे। जिस तरह से पिछले कुछ समय से सेमिस्टर के होने के चलते बच्चों की जो संख्या है क्लासेस में आने की, वो काफ़ी ज़्यादा क्या है देखने को मिला है कि काफ़ी ज़्यादा वो संख्या गिर चुकी है नीचे। बहुत सारे कोचिंगों को ये परेशानी देखने को मिल रही है कि बच्चों की संख्या जो काफ़ी कम हो चुकी है। लेकिन तो हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ एक नया कुछ करने की कोशिश करते हैं जिससे कि जो बच्चे जिनकी संख्या थोड़ी कम हो चुकी है, हम लोग कोशिश करते रहते हैं कि बच्चों की संख्या जो है वो बनी रहे और एटलीस्ट जो बच्चे आ रहे हैं वो सीरियसली हमारे साथ कनेक्ट रहें और पढ़ाई पर ध्यान दें। सर बात करी जाएगी जिस तरह बलिया JNCU परीक्षा सेमेस्टर वाइज हो चुका है। ठीक है। पहले होता था साल भर पे बच्चों को पूरा तैयारी में समय मिल जाता था तैयारी करने को। लेकिन इस साल जो रिजल्ट है बहुत ही काफ़ी ख़राब बना है। देखा जा रहा है कि बच्चे उसमें बैक भी लगे हैं, बहुत बच्चों को कई सब्जेक्टों में बैक लग चुका है। तो आखिर इस बार की तैयारी आप कैसे कराएंगे जिससे कि बच्चों के भविष्य कम समय में अपनी परीक्षा क्वालिफाई कर सकें? जी देखिए क्या है ना कि जैसे मैंने शुरू में कहा, पहले ही कहा आपसे कि सेमिस्टर होने के चलते जो हमारी जो एजुकेशन का जो सिस्टम है वो बहुत सारा उसमें चेंजेस आ चुका है। पहले ये होता था कि बच्चे ईयरली उनके दिमाग में एक साइकोलॉजिकल ये रहता था कि पूरे 1 साल का हमारे पास टाइम है और हम 1 साल में क्या करें, हम चीज़ों को तैयार करेंगे और एग्ज़ाम देंगे। तो उससे क्या होता था कि टीचर को भी टाइम मिलता था और बच्चों को भी टाइम मिलता था। बट अब क्या हो रहा है, प्रॉब्लम ये हुआ है पिछले 2-3 सालों में जब से सेमिस्टर वाला सिस्टम शुरू हुआ है हमारे पूरे यूपी में ही आप कह सकते हैं ग्रेजुएशन लेवल पर, तो उसमें ये प्रॉब्लम आ रही है कि अब बच्चों के पास समय काफ़ी कम रह रहा है। बच्चों के पास सिर्फ 6 महीने के अंदर उनको क्या करना पड़ रहा है कि सारी चीज़ें तैयार करनी पड़ रही हैं, सारे सिलेबस तैयार करने पड़ रहे हैं और टीचर्स के भी ऊपर एक कहीं ना कहीं बर्डन आ चुका है। तो कहीं ना कहीं जो शुरुआती जो स्टेज है 2-3 साल से जिसमें बहुत सारे प्रॉब्लम देखने को मिल रहे हैं कि भाई बच्चे जो हैं सिलेबस पूरा उनका, या तो बहुत सारे कोचिंगों में सिलेबस पूरा नहीं हो पा रहा है या टीचर्स भी समझ नहीं पा रहे हैं। जब तक टीचर्स चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं तब तक बहुत लेट हो चुका रह रहा है, जिसका कारण ये देखने को मिल रहा है कि बच्चों का जो रिजल्ट है ना वो काफ़ी मतलब एक एवरेज रिजल्ट जो है बच्चों का आ पा रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर नहीं बच्चे ला पा रहे हैं। तो हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि अब आने वाला जो समय है हमारा, ये जो आने वाला जो समय है या ये सेशन आप कह सकते हैं, हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि जैसे पिछले 3 साल के अंदर ना पिछला जो 6 महीना हमारा रहा है उस 6 महीने में हमने देखा है कि यूनिवर्सिटी ने भी अपने तरफ से बहुत सारी चीज़ें अपने आप में बदलाव किए। जैसे पहले था कि जब सेमिस्टर एग्ज़ाम हो रहा था तो उसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी ना कि वो लोग कोई सिस्टमेटिक नहीं था उनका। टाइमिंग जो होता था जैसे कभी एग्ज़ाम 5 महीने पे हो जाता था, कभी 8 महीने लग जाते थे एक एग्ज़ाम को होने के लिए। बट अब पिछले जो सेमिस्टर से हमने देखा है पिछले सेशन से कि जो भी हमारे अभी नए जो हमारे कुलपति कुलपति जो आए हैं, इनके आने के बाद से एक बहुत बड़ा बदलाव आया है यूनिवर्सिटी के कामकाज में। एक बहुत बड़ा सिस्टम, मतलब कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि जो पिछले के कलाकाल थी कुलपति का और इस साल का बहुत ही सिस्टम में ला रहे हैं, बहुत सिस्टमेटिक काम कर रहे हैं। क्योंकि
हम लोग ने पिछले सेमेस्टर में ये देखा कि भाई 5 महीने क्लासेस चली, छठे महीने में एग्जाम हुआ। और सेमेस्टर का मतलब यही होता है कि 5 महीने आपको टाइम मिले। इससे क्या होता है ना कि जब ये चीज़ें रेगुलर चलती है ना, तो एक बच्चों के दिमाग में साइकोलॉजिकली और एक टीचर के भी दिमाग में साइकोलॉजिकली ये चीज़ बैठ चुका होता है कि भाई हमारे पास 5 मंथ है और 5 मंथ में हमें ये सिलेबस पूरा कराना है, बच्चों को प्रिपेयर करा के देना है और छठे महीने में एग्जाम होगा। सर एक आपसे सवाल ये भी करना चाहेंगे, क्योंकि यूपी बोर्ड का 12th का भी बच्चों का एग्ज़ाम है और साथ ही अन्य अब सेमेस्टर वाइज होने से ठीक है सब आता है, लेकिन आप एक गुरु होने के नाते बच्चों के लिए क्या रहेगा गुरु मंत्र देखिए परीक्षा, क्योंकि समय बहुत कम है और कपार पे कुछ बच्चे ऐसे हैं कि पढ़ाई भी नहीं किए, तो आपसे गुरु मंत्र लेंगे। देखिए मैं हमेशा अपने बच्चों को यही कहता हूँ कि आपने क्या पढ़ा, आपको टीचर ने क्या पढ़ाया, ठीक है। देखिए 2 तरह के स्टूडेंट हैं, एक जिन्होंने पूरे साल भर बहुत मेहनत किया, ठीक, तैयारी करी है, और एक वो स्टूडेंट हैं जो साल भर तैयारी नहीं करते लेकिन एग्जाम से कुछ दिन पहले तैयारी करते हैं। तो मेरे लिए सभी छात्रों के लिए बस एक ही गुरु मंत्र रहता है कि आप कॉन्फिडेंट रहिए, आप टेंशन फ्री रहिए। देखिए जब हम लोग क्या करते हैं ना कि हमारे दिमाग में जब बहुत सारे कन्फ्यूजन्स रहते हैं ना, कन्फ्यूजन जो रहते हैं हमारे दिमाग में ना, या बच्चों के दिमाग में जो कन्फ्यूजन्स रहता है ना, ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट होता है किसी भी स्टूडेंट को एग्जाम में बैठने से पहले। आपको एकदम क्लियर रहना है कि भाई मुझे जो आता है मुझे वो लिख करके आना है, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि अगर आपके पास में आपने पूरा भी नहीं पढ़ा है, थोड़ा बहुत भी अगर आपके पास में ज्ञान है ना, तो आप उसको कॉन्फिडेंट जब रहते हैं तो कॉन्फिडेंटली आप उस चीज़ को बहुत बेटर तरीके से एग्जाम में लिख पाते हैं। लेकिन अगर आपके दिमाग में थोड़ा भी कन्फ्यूजन रहेगा पढ़ाई को लेकर के, या मैंने पता नहीं ये मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, इस तरह का जब कन्फ्यूजन होता है ना, तो बच्चे और ज़्यादा उनका जो रिजल्ट है ना वो ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि कॉन्फिडेंट रहिए और जो आपने पढ़ा है उसको रिविजन करिए। टाइम अभी भी थोड़ा ही वक्त है, लेकिन थोड़े वक्त में भी आप रिविजन करके उन चीज़ों को और परफेक्ट तरीके से आप एग्जाम में लिख सकते हैं। सर एक लास्ट सवाल आपसे, लोगों के मन में रहता है परीक्षा परीक्षा परीक्षा, एग्जाम एग्जाम एग्जाम, आखिर परीक्षा वास्तविक होता क्या है सर? देखिए परीक्षा तो इसका अर्थ क्या निकलता है? देखिए मैं एक ही चीज़ जानता हूँ कि परीक्षा, देखिए बस आपको एक तरह से आपको टेस्ट किया जा रहा है, मतलब आपको चेक किया जा रहा है कि आपने पूरे साल आपने प्रिपेयर किया, आपने पूरे साल चीज़ों को समझा। अब आपने जो समझा वो चीज़ आपके दिमाग में किस तरह से आपने फिट करी है, इस चीज़ को चेक करने का एक जरिया है एग्ज़ाम, समझ रहे हैं? तो एग्ज़ाम एक तरह का क्या है सर, एक जरिया है जिससे ये जांचा जाता है, ये चेक किया जाता है कि बच्चा जो है वो कितना कॉन्फिडेंट है और जिन चीज़ों को उसने पढ़ा, जिस चीज़ की उसने प्रिपरेशन करी, उन चीज़ में वो कितना माहिर हो चुका है। लेकिन बात की जाए जिस तरह परीक्षा को लेकर बहुत बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, उन तक क्या आपका लास्ट संदेश रहेगा सर? देखिए मैं तो ये कहता हूँ कि डिप्रेशन किस बात की, क्योंकि 2 चीज़ें होंगी, या तो आप सर पास होंगे या तो फेल होंगे, ठीक। पास हुए तो अच्छी बात है, फेल हुए तो डिप्रेशन में नहीं जाना, आपको सीखना है वहाँ से, सीख करके अगली बार और बेटर करने की कोशिश करनी है। तो मैं यही कहूँगा कि जो बच्चे डिप्रेशन में रह रहे हैं डिप्रेशन में ना रहें, ठीक है। डिप्रेशन में रहने वाले बच्चे क्या है ना कि बहुत अलग अलग तरह के कदम उठाना शुरू कर देते हैं। तो मेरा बस अपने बच्चों को एक सीधा सा एक वो रहता है कि भाई आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है, आप पढ़ाई कर रहे हो ना, पढ़ने आ रहे हो, ना कि यहाँ पर प्रेशर लेने के लिए। आपको प्रेशर लेकर अगर पढ़ोगे तो डिप्रेशन में जाओगे, प्रेशर लेकर नहीं पढ़ना है, आपको एकदम फ्री होकर के पढ़ना है। इसलिए मैं अपने बच्चों के साथ भी, अगर आपने देखा होगा बहुत सारा मेरा जो वीडियो वगैरह भी अगर आप देखोगे, तो मैं अपने बच्चों के साथ एकदम फ्री रहता हूँ, फ्रीली तरीके से मैं पढ़ाता हूँ ताकि बच्चे डिप्रेशन में जाए। क्योंकि देखिए टीचर का सबसे बड़ा रोल यही होता है कि अपने बच्चों को आप किस तरह से रिलैक्स रख सकते हो, है ना, टफ से टफ चीज़ों को किस तरह से आसान तरीके से आप पढ़ा सकते हो जिससे कि बच्चा डिप्रेशन में जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो समाज है और जो टीचर है ना, ये बच्चों को डिप्रेशन में डालने का सबसे बड़ा एक कहीं ना कहीं कारण है। क्योंकि कुछ टीचर्स आप देखोगे ना, हमेशा बच्चों के ऊपर प्रेशर बनाते हैं कि भाई इस बार तुमको ये नंबर लाना है, इस बार तुमको इस तरह से लाना है, नहीं लाओगे तो फिर ये होगा वो होगा, ये नहीं कर पाओगे वो नहीं कर पाओगे। सर आप तो मानते हैं, आप टीचर को ही बता रहे हैं, तो क्या पेरेंट्स भी इसका जिम्मेदार होते हैं? क्या बहुत बड़े जिम्मेदार है पेरेंट्स को क्या संदेश रहेगा आपकी तरफ से, पेरेंट्स और टीचर? पेरेंट्स तो कंपेयर ना करें अपने बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ, नहीं तो बहुत सारे हमारे समाज में ये देखने को मिलता है, हमारे स्पेशली हमारे इंडिया के अंदर, भारत के अंदर ये चीज़ देखने को मिला है कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, भारतीय पेरेंट्स जो होते हैं, उसमें मैक्सिमम ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को अपने पड़ोसी के बच्चों के साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। देखिए हर बच्चा अलग है, हर बच्चे का दिमाग अलग है, हर बच्चे का ब्रेन अलग है, समझ रहे हैं ना, हर बच्चे की समझने की क्षमता जो है वो अलग है, कैच करने की क्षमता जो है वो अलग है, समझ रहे हैं। तो हमें ये समझना होगा एज ए पेरेंट्स, एज ए टीचर, कि जो बच्चे हैं उनके ऊपर प्रेशर ना डाला जाए। हाँ, उस प्रेशर को हैंडल कैसे करना है और उस प्रेशर को हम लोग अलग तरीके से उनको हम लोग समझा सकते हैं, बता सकते हैं, उसके लिए कई अलग सारी एक्टिविटीज़ है जो किया जा सकता है, क्योंकि मुझे लगता है कि इस तरह से बताने में थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है कि एग्जैक्टली क्या करना है उतना एक्सप्लेन करना, लेकिन वो
टीचर और पेरेंट्स को मिल करके करना होगा, जिससे कि बच्चे डिप्रेशन में ना जाए। बस हमें ये ध्यान रखना है कि हमें पेरेंट्स को ये ध्यान रखना है कि बच्चे को हम किसी के साथ कंपेयर ना करें। बच्चा किस तरह से पढ़ रहा है उस पर आप ध्यान जरूर दीजिए, लेकिन उसको इतना भी डीपली मत ध्यान देने लगे। हर छोटी छोटी बातों को उसको टोकिए नहीं, हर छोटी छोटी बातों को उसको ये मत बोलिए कि भाई देखो ये वो कर रहा है वो कर रहा है। हाँ, उसमें भी बोलने का भी एक तरीका है। एक होता है कुछ पेरेंट्स डांट करके बोलते हैं, और एक पेरेंट्स होता है हंसी मजाक में चीज़ों को समझाते हैं फ्रेंडली नेचर से। तो हमें फ्रेंडली नेचर के साथ चलना है बच्चों के साथ, जिससे कि बच्चों पे कोई बुरा प्रभाव भी ना पड़े और उनका रिजल्ट भी अच्छा हो और टेंशन में और डिप्रेशन में भी ना आए। सर अभी आपने बात किया है जिस तरह फेल और पास, जी, तो कुछ बच्चों का कहना होता है कि आखिर कौन ऐसा व्यक्ति है फेल होकर अपने आप को क्या कुछ कर लिया। हाँ देखिए, मैं कहता हूँ फेल हो गया तो वो कहीं ना कहीं बेकार हो जाता है। कुछ बच्चे ऐसा मानना है। देखिए तो मैं आप गुरु के नाते उन तक क्या है? देखिए मैं यही कहूँगा ना, मैं खुद एक कॉमर्स का टीचर हूँ, तो एक कॉमर्स का टीचर इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकता है। आर्ट्स साइंस पढ़ाने वाले भी जो टीचर हैं उनसे बेटर एक कॉमर्स वाला टीचर ये चीज़ एक्सप्लेन कर सकता है, और मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा। मैं फेल होकर कौन सक्सेस हो सकता है? देखिए, जितने भी हमारे समाज में जितने भी ऐसे लोग हैं जिनका ये सवाल दिमाग में रहता है कि फेल होकर के सर सक्सेस कौन हो सकता है, तो मैं अपने बारे में बताता हूँ। मैं एक एवरेज से भी नीचे वाला स्टूडेंट रहा हूँ। मैं अपनी बात बताता हूँ। 10वीं में मेरा 47%, ये मैंने आज तक किसी इंटरव्यू में नहीं बताया है, आज आपके सामने बता रहा हूँ। मतलब फेल होकर कहीं ना कहीं सक्सेस है। सुनिए, 47% 10वीं में, और 12वीं में मेरा आया 68%। ठीक, अब सोचिए 47 और 68 रेशियो ज़्यादा निकल गया, ज़्यादा हुआ। अच्छा, उसके बावजूद भी मैं आज हज़ारों से ज़्यादा बच्चों को मैं पढ़ा चुका हूँ, और भी आज भी मेरे पास 200-250-300 बच्चे मेरे यहाँ डेली आकर के पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्लियर? तो ये तो मैंने अपना एग्जाम्पल दिया। अब मैं उन लोगों के लिए मैं कुछ बोलना चाहूँगा जो लोग ये चीज़ अपने बच्चों के दिमाग में बोलते हैं कि भाई तुम फेल हो जाओगे तो लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। मैं देखिए, मैं एक ही चीज़ जानता हूँ, हम जब फेल होते हैं ना तो ऊपर जो भगवान बैठे हैं ना, ऊपर उन्होंने सबके लिए एक रास्ता बना रखा है, डिपेंडिंग कि हमें वो चीज़ समझना है कि हमारे लिए कौन सा सही रास्ता है। और हर एक बच्चे में ना एक ऐसा स्किल होता है जो उस बच्चे को आगे ले जा सकता है। बस पहचानने की ज़रूरत है, और हमारा काम ये है कि उसको हम ये ना एहसास दिलाएं कि तो भाई तुम फेल होकर के कर क्या सकते हो, हमें बल्कि उसको ये बताना है कि तुम्हारा ये स्किल है, तुम्हारा ये जो स्किल है ना, ये तुमको आगे ले जा सकता है, तुम इस स्किल के ऊपर काम करो। लेकिन हमारा जो सिस्टम है ना, क्या है कि भाई तुम अगर पढ़ोगे नहीं तो अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। और जब तक मैं आपको मैं सीधा ये बात जानता हूँ कि जब तक आप नौकरी के पीछे के लिए पढ़ाई करोगे और नौकरी के पीछे भागोगे, तब तक सिर्फ और सिर्फ नौकर ही पैदा होंगे हमारे भारत में। ये आप लिख करके ले लीजिए। हमें कोशिश ये करना है कि हम नौकरी के लिए ना पढ़ें, बल्कि हम एजुकेट होने के लिए पढ़ें, और एजुकेट होने के बाद दूसरों को एजुकेट करने के लिए अगर हम पढ़ने पे अगर ध्यान दें, और अगर पेरेंट्स हमारा ध्यान दें, या वो लोग अगर बच्चों को ये बोलें कि भाई तुम्हारे पास ज्ञान कितनी है, फेलियर पे ध्यान मत दीजिए, ज्ञान कितना है उस बच्चे के पास ये देखिए आप। क्योंकि देखिए, मार्कशीट जो होता है ना, मार्कशीट सिर्फ आपको क्या बताता है, मार्कशीट आपको बताता है कि आपने कितना अच्छा स्कोर किया है, लेकिन जो ये ज्ञान होता है ना सर, ज्ञान, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है बच्चों का 80% 90% आते हुए, लेकिन उनके पास में 90% का ज्ञान होता है, 9% का भी ज्ञान नहीं होता उनके पास। समझ रहे ना? तो मैं ये समझता हूँ कि आपके पास ज्ञान कितना है ये जरूरी है, ये ध्यान देना बहुत जरूरी है लोगों को, ना कि बच्चों को ये एहसास दिलाना कि भाई तुम फेल हो गए, अब लाइफ में तुम कुछ नहीं कर सकते। उनको मोटिवेट करिए कि तुम फेल हो गए, कोई बात नहीं, बात समझ रहा, तुम फेल हुए हो भाई, एक चीज़ में एग्जाम में ना फेल हुए हो, लाइफ में फेल नहीं हुए हो। लाइफ में फेल होना और एग्जाम में फेल होना, ये दोनों में डिफरेंस है। तो एग्जाम में फेल होने का मतलब ये नहीं है कि आप लाइफ में फेल हो गए। ठीक है सर, यूपी बोर्ड के सभी छात्रों तक क्या शुभकामनाएं देंगे? मैं बस उनको यही शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि जैसा मैंने शुरू में भी कहा कि एग्ज़ाम आपका पास आ चुका है, और अच्छे से तैयारी करिए, जो आपने पढ़ा है उस पर पूरा फोकस रहिए, और अच्छे से रिवीजन करिए। और बेस्ट ऑफ लक सभी बच्चों को, सभी यूपी बोर्ड या जो सीबीएसई बोर्ड वाले या आईसीएसई बोर्ड वाले भी जो बच्चे जो 12th का एग्ज़ाम देने वाले और हमारे यहाँ से पढ़ करके प्रिपरेशन करके जो बच्चे गए हैं, उन सबको मैं कहना चाहूँगा कि बस कॉन्फिडेंट रहिए और टेंशन फ्री रहिए, क्योंकि जो आपने पढ़ा है, जितना पढ़ा है उतना ही आपको फोकस होकर के उसको रिवीजन करना है, ध्यान देना है, और अच्छे से एग्ज़ाम में लिखना है। धन्यवाद सर। थैंक यू।